नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है बिहार की भौतिक संरचना। जिस टॉपिक की आज चर्चा होगी ये है बिहार की भौतिक संरचना। बिहार की भौतिक संरचना, इस टॉपिक का हम जिक्र करेंगे, इस टॉपिक की हम बात करेंगे, या इसी को बोलते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। कल हमने देखा था बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया था, और उसी के आगे आज जिस टॉपिक पर हम अध्ययन करने वाले हैं या जिस टॉपिक का हम जिक्र करने वाले हैं ये आपका आता है बिहार की भौतिक संरचना। एक एक करके टॉपिक को हम देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएँ। जिस तरह से पिछले सेशन में हमने देखा था उसी तरीके से इस बार भी प्रयास रहेगा कि पिछले सेशन की भांति इस बार भी चीज़ें आपको समझ में आएँ और बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें आपकी क्लियर हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बिहार की भौतिक संरचना की, तो आपको बताता चलूँ कि बिहार राज्य को एक मैदानी भूभाग के रूप में जाना जाता है। बिहार राज्य का मैप है और इसको एक मैदानी भूभाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि गंगा नदी इस प्रकार से बीचों बीच से बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। और यहाँ पे विशेष रूप से बिहार में जब आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको पर्वत भी देखने को मिलते हैं, आपको बिहार में पठार भी देखने को मिलते हैं, आपको बिहार में दलदली क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, और आपको बिहार में झीलें भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिहार में मैदान भी आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि लगभग सभी प्रकार की जो भू आकृतियाँ हैं वो बिहार में आपको देखने को मिलती हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में यदि हम बात करें, बिहार के उत्तर पश्चिम में बात करें तो इस रीजन में आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। ठीक है, बिहार का जो विशाल मैदान है, बिहार का जो विशाल मैदान है ये मध्य में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और बिहार का विशाल मैदान तथा दक्षिण का जो संकीर्ण पठारी क्षेत्र है वो भू आकृतिक विविधता उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं, और बिहार की भौतिक संरचना का जो निर्माण है वो अलग अलग युगों में हुआ है। और इसी के कारण बिहार में विभिन्न प्रकार की चट्टानों को आपने देखा था कि कितने प्रकार की चट्टानें बिहार के संदर्भ में पाई जाती हैं। और जब उसके आगे हम देखते हैं भौतिक संरचना की, तो भौतिक संरचना या उच्चावच के आधार पे, भौतिक संरचना या उच्चावच के आधार पे बिहार को 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। 3 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है बांटा जाता है। और ये 3 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला आपका देखने को मिलता है शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा देखने को मिलता है? शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र पहला देखने को मिलता है। दूसरा जो देखने को मिलता है वो है बिहार का मैदानी क्षेत्र। क्या आता है? बिहार का मैदानी क्षेत्र। और तीसरा जो देखने को मिलता है यह है दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। ठीक है, अब एक एक करके इन्हीं का जिक्र हमें करना है, एक एक करके इन्हीं के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करने जा रहे हैं। और जब हम शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं, शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में 932 वर्ग किलोमीटर में आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है, जिसकी औसत ऊंचाई
80 से लेकर 850 मीटर तक देखने को मिलती है। और इसी आधार पे, स्थानीय उच्चावच के आधार पे, इस शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 उपभागों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? पहला आता है सोमेश्वर श्रेणी, पहला सोमेश्वर श्रेणी। दूसरा आपको जो देखने को मिलता है हरहा घाटी या दून घाटी, हरहा घाटी या दून घाटी। तीसरा जो आपको देखने को मिलता है रामनगर दून की पहाड़ी। क्या देखने को मिलता है? रामनगर दून की पहाड़ी। तो ये 3 उपभागों में इसको बांटा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी। क्या हम देखते हैं? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है। क्या है? बिहार की सबसे उत्तरी। ये देखने को मिल रहा है सोमेश्वर श्रेणी, तो बिहार के सबसे उत्तर में देखने को मिलता है। और इसका विस्तार जो देखने को मिलता है, एक नहर है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी नहर, चंपारण में पड़ता है। त्रिवेणी नहर से पूर्व में भिखना थोरी दर्रा तक देखने को मिलता है। भिखना थोरी दर्रा, तो इसका विस्तार कहाँ तक देखने को मिलता है? त्रिवेणी नहर से भिखना थोरी दर्रे के बीच देखने को मिलता है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 75 किलोमीटर है। ठीक है। साथ ही साथ चौड़ाई की बात करें तो 5 से 6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई भी आपको देखने को मिलती है। और इसका जो शीर्ष भाग है, ये आपको देखने को मिल रहा है शीर्ष भाग, तो इसका जो शीर्ष भाग है ये नेपाल से इसको अलग करता है। शीर्ष भाग क्या करता है? नेपाल से इसको अलग करता है। इस रीजन में मैं आधा दर्जन से ज़्यादा बार गया हूँ। बहुत ही सुंदर स्थान है। कभी आपको मौका मिले तो आप वाल्मीकि अवश्य विजिट करिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और वहाँ से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। अब सोमेश्वर श्रेणी की जब बात कर रहे हैं तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो 880 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर सोमेश्वर किला भी अवस्थित है। इस श्रेणी के में यदि हम देखें तो नदियों के अपर्दन से बहुत सारे दर्रों का निर्माण हुआ है, जैसे भिखना थोरी दर्रा, भिखना थोरी दर्रा। दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिलता है सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। तीसरा जो देखने को मिलता है वो है मरवात दर्रा। क्या है? मरवात दर्रा। और आपको बता दें कि ये जो दर्रे हैं विशेष रूप से ये भारत और नेपाल के मध्य जो यातायात है उसको संचालित करने में ये महान भूमिका या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोमेश्वर श्रेणी के बाद दूसरा जो उपभाग है शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र का, वो आता है हरहा, या ये देखो देखने को मिल रहा है हरहा नदी घाटी या दून घाटी। तो हरहा घाटी या दून घाटी दूसरा भाग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य, सोमेश्वर श्रेणी है और ये रामनगर दून है, तो इनके मध्य जो क्षेत्र है उसको हरहा नदी घाटी या दून घाटी के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई जो है वो 24 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है। तीसरा अब आपको देखने को मिलता है रामनगर दून श्रेणी, ये आपको देखने को मिल रहा है रामनगर दून की पहाड़ी। तो तीसरा आपका है रामनगर दून की पहाड़ी। रामनगर दून की पहाड़ी की जब बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में ही है। ये आपका सोमेश्वर श्रेणी है तो इसके दक्षिण में देखने को मिलता है। और इसकी लंबाई जो है ये 32 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसका कुल क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो लगभग 214 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल देखने को मिलता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो 242 मीटर देखने को मिलती है। कहाँ पे? संतपुर के निकट सबसे अधिकतम ऊंचाई इसकी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार का मैदानी क्षेत्र। बिहार का मैदानी क्षेत्र। ठीक है। दूसरा वर्गीकरण, पहला तो हो गया शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र की, या इसी को बोलते हैं आप प्लेन रीजन ऑफ
बिहार। ये क्या है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, यदि हम बात करें, चित्र में देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है ये उत्तर में नेपाल, ये नेपाल बॉर्डर है, नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक विस्तारित है। ठीक है, इसका लगभग 95% भाग क्या है? मैदानी है। लगभग 95% भाग इसका क्या है? मैदानी है, जो विशेष रूप से गंगा और इसकी सहायक नदियां जैसे कोसी, महानंदा, गंडक, घाघरा इनसे निर्मित है, इनके अवसादों से निर्मित है। इसका क्षेत्रफल, बिहार के मैदानी भाग के क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो 90,650 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। ठीक है, 90,650 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसका देखने को मिलता है। इसके औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 60 मीटर से लेकर के 120 मीटर तक देखने को मिलती है। इस मैदान का जो ढाल है वो हमेशा हर जगह एक समान नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ढाल जो है हमेशा एक समान ही है, और यहाँ पे देखने को मिलता है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। ढाल जो है वो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, तो ये आपको 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से ढाल देखने को मिलता है। पश्चिम में इस मैदान की जो चौड़ाई है आप देख भी रहे होंगे, ये पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा है। तो पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में चौड़ाई क्या है? ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसका ढाल भी पश्चिम से पूर्व की तरफ है, क्योंकि जो भी नदियां यहाँ निकल रही हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में ही गति करती हैं। मतलब इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। और गंगा नदी बिहार के मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये आपकी है गंगा नदी, और ये बिहार के इस मैदानी भाग को 2 भागों में विभाजित करती है। अब बात कर रहे हैं हम बिहार के मैदानी क्षेत्र की, तो आपको बता दें कि बिहार के मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है उत्तर बिहार का मैदान, उत्तर बिहार का मैदान, और दूसरा भाग आता है दक्षिण बिहार का मैदान। क्या आता है? दक्षिण बिहार का मैदान। ये वर्गीकरण बिहार के मैदान का आपको देखने को मिलता है। अब ये जो उत्तर बिहार का मैदान है इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 56,980 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ये देखने को मिलता है। 56,980 वर्ग किलोमीटर। और दक्षिण बिहार के यदि हम मैदान की बात करते हैं तो दक्षिण बिहार का जो मैदान है उसका क्षेत्रफल लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तर बिहार का जो मैदान है उसका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत दक्षिण के बिहार के मैदान से ज़्यादा है। मतलब हम सामान्य शब्दों में कहें तो उत्तर बिहार का जो मैदान है ये बड़ा है और दक्षिण बिहार का जो मैदान है ये छोटा है। आपको यह भी बता दूं कि जब हम बात करते हैं उत्तर बिहार के मैदान की तो इसका जो निर्माण है, उत्तर बिहार के मैदान का जो निर्माण है, आप जानते हैं हिमालय की तराई से ये प्रारंभ होता है, हिमालय की तराई से ये प्रारंभ होता है और दक्षिण में गंगा नदी तक देखने को मिलता है। जैसे इस मैप में देखिए यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और गंगा नदी यहाँ पे बह रही है, मतलब यहाँ तक आपको इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि इसका विस्तार कहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो आपको बता दें गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं, जैसे कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा। ये जो हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं, इन्हीं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है और ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, तभी तो नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही हैं तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया। ठीक है,
अब आप जानते होंगे थोड़ी सी बेसिक चीज़ों की, यदि हम बात कर लें, दोआब, एक शब्द आपने सुना होगा, दोआब। ठीक है, दोआब क्या होता है? विशेष रूप से दो नदियों के मध्य स्थित जो क्षेत्र होता है, मान लो एक नदी ये बह रही है, एक ये, तो इसके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं दोआब। और इस मैदान को नदियों ने बहुत सारे दोआब क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, आइए देख लेते हैं। एक मैप इसमें ऐड करते हैं और उसी के बाद जो है आपकी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगी। कितने सारे दोआब देखने को मिलते हैं ये यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, अब ये मैप है, इसमें बहुत सारे दोआब क्षेत्रों के बारे में बोला गया। जैसे पहला इन्होंने बता दिया, पहला हम यदि हम देखें, पहला तो हम देख लेते हैं कोसी महानंदा दोआब। पहला है कोसी महानंदा दोआब, दूसरा है गंडक कोसी दोआब, और तीसरा क्या आपको देखने को मिलता है? गंडा घाघरा दोआब। तो यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे, उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे विशेष रूप से 3 दोआब देखने को मिलते हैं, कोसी महानंदा दोआब, गंडक कोसी दोआब और घाघरा गंडक दोआब। अब प्रीलिम्स की दृष्टि से, प्री एग्जाम की दृष्टि से हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हम दोआब के नाम दे दें, ठीक है, और आपसे पूछ लें कि भैया पश्चिम से पूर्व क्रम लगाइए या पूर्व से पश्चिम इनका क्रम लगाइए दोआब का, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पूर्व में पड़ता है कोसी महानंदा दोआब, उसके बाद गंडक कोसी दोआब और सबसे पश्चिम में पड़ता है घाघरा गंडक दोआब। जब नदियों के बारे में आपको याद होगा कि कौन सी नदी पहले पड़ती है, पश्चिम से पूर्व का कौन सा क्रम है नदियों का, तो आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। और आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस मैदान में नदी विसर्पण के कारण बहुत सारी गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है। किनका निर्माण हुआ है? बहुत सारी गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है। इनको अन्य नाम के, जैसे चौर भी इनको कहते हैं। गोखुर झीलों को बिहार के संदर्भ में चौर कहते हैं या छाड़न कहते हैं या मन कहते हैं। तो बहुत सारे चौर, छाड़न और मन का निर्माण हुआ है। इन नदियों के मध्य जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं, इन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बड़े बड़े दियरा प्रदेश, याद रखिएगा कौन से प्रदेश? दियरा प्रदेश अपनी विशिष्ट विशेषताएं रखते हैं। उत्तर बिहार के जब मैदान की बात कर रहे हैं तो गंडक हो गया आपका, ठीक है, कोसी आपकी हो गई, महानंदा आपका हो गया। इन नदियों द्वारा लाए गए रेत, इन नदियों द्वारा लाए गए मृदा, इन नदियों द्वारा लाए गए बजरी, इन नदियों से निर्मित जलोढ़ पंखों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और जलोढ़ पंख भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये नदियाँ अपना प्रवाह मार्ग बदलती हैं। उत्तर बिहार के मैदान में जिलों की बात करें तो आप जिलों में, अब मैप का आपने अध्ययन किया होगा, अभी हमने मैप आपको दिखाया था, तो कौन कौन से जिले आ जाते हैं? आप बीचों बीच आपने देख लिया गंगा नदी, तो भागलपुर हो गया, सहरसा हो गया, सारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, ये सारे जो रीजन हैं, चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये इसमें आते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पे जो उत्तर बिहार का मैदान है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। पुनः क्षेत्रीय विविधता के आधार पे इसको 4 उपभागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसको 4 उपभागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा? पहला आता है भाबर, दूसरा इसका उपभाग आता है बांगर भूमि, तीसरा इसका उपभाग आता है खादर भूमि और चौथा इसका उपभाग आता है चौर। तो 4 उपभागों में इसको बांटा जाता है। अब भाबर या उपतराई क्षेत्र की बात करते हैं तो यह शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, भाबर क्षेत्र कहाँ है? शिवालिक के दक्षिण में एक संकीर्ण चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और विशेष रूप से 7 जिले ऐसे हैं, बिहार के 7 जिले ऐसे हैं, जैसे किशनगंज आपका हो गया, अररिया हो गया, सुपौल हो गया, मधुबनी आपका हो गया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले इसमें आते हैं।
इसके दक्षिण में उपतराई क्षेत्र देखने को मिलता है भाबर के दक्षिण में, जो कि एक दलदली क्षेत्र है, और पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण इसका जो विस्तार है वो पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक देखने को मिलता है। बांगर आप जानते हैं, बांगर मतलब होता है पुरानी जलोढ़। क्या होता है? पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ से निर्मित जो उच्च क्षेत्र है उसको हम बांगर के मैदान की बात करते हैं। ठीक है। फिर बात आती है खादर। खादर क्या होता है? खादर नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप हैं, जलोढ़ जो निक्षेप है, नवीन जलोढ़ के निक्षेप हैं, उनको हम खादर कहते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो विशेष रूप से कोसी और महानदी, कोसी और गंडक, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस क्षेत्र में नदियों के विसर्पण के फलस्वरूप बहुत सारी छाड़न झील या गोखुर झील का निर्माण हुआ है। फिर चौर या मन की बात करते हैं। चौर या मन कहाँ से संबंधित हैं? ये विशेष रूप से उत्तरी मैदान के प्राकृतिक रूप से जलमग्न भूमि हैं जिन्हें चौर या मन कहा जाता है। जैसे पूर्वी चंपारण में यदि हम बात करें और पश्चिमी चंपारण में बात करें तो पश्चिमी में आता है लखनी चौर, और पूर्वी चंपारण में यदि हम बात करते हैं तो पूर्वी चंपारण में आता है बहादुरपुर। ठीक है, तो ये दो चौर आपको देखने को मिलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे जिनको ना पता है चौर या मन या छाड़न झील क्या होते हैं, एक बार जो अभी पूर्व में बताया उसको जाके देख लेना। अब हम बात कर रहे हैं बिहार के दक्षिणी मैदान की। किसकी बात करेंगे? बिहार के दक्षिण बिहार के मैदान की बात करेंगे। दक्षिण बिहार के मैदान के लिए पुनः ही मैप हम ऐड कर लेते हैं, और अब दक्षिण बिहार के मैदान की यहाँ पे बात होगी। दक्षिण बिहार के मैदान की बात मतलब ये गंगा है, ठीक है, गंगा के दक्षिण में, और क्षेत्रफल की बात हमने किया था कि इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है, और इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक देखने को मिलता है। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। इसका निर्माण बिहार के दक्षिण में स्थित पठार एवं पहाड़ियों से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी के निक्षेपों से हुआ है। दक्षिण बिहार का मैदान मुख्यतः क्या है? समतल देखने को मिलता है। ये मुख्यतः समतल देखने को मिलता है, किंतु गया आपका हो गया, राजगीर आपका हो गया, ठीक है, खड़गपुर आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है? गिरियक हो गया, बराबर की पहाड़ियाँ हो गई। यहाँ पे क्या है? ये जो समतल मैदान था, कहीं ना कहीं इसकी एक रूपता को ये गया, राजगीर और खड़गपुर जो है प्रभावित करते हैं, भंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जहाँ समतल मैदान ज़्यादा है वहीं पे यहाँ पे पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें जैसे रामशिला हो गया, आपने सुना होगा, जेठियन के बारे में आपने सुना होगा, आपने प्रेतशिला सुना होगा, बिहार शरीफ सुना होगा, पीर की पहाड़ी सुना होगा। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इस मैदान की जो आप कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुख्यतः समतल है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समतल की एक रूपता को प्रभावित करने के लिए पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। दक्षिण बिहार की नदियों के निक्षेप से प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण हुआ है। पहाड़ों और पहाड़ियों की ओर से आने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, पहाड़ों और पहाड़ियों की ओर से आने वाली जो नदियाँ हैं ये विशेष रूप से गंगा में जाके मिल जाती। कौन कौन सी नदी इनमें आती है? पहला आता है पुनपुन, पुनपुन नदी। दूसरी नदी कौन सी देखने को मिलती है? किऊल नदी देखने को मिलती है। तीसरी नदी कौन सी देखने को मिलती है? फल्गु नदी देखने को मिलती है, ठीक है। और फल्गु नदी गंगा में प्रवाहित होने से पहले टाल क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। कहाँ पे समाप्त हो जाती है? टाल क्षेत्र में ये समाप्त हो जाती है। इस प्राकृतिक तटबंध के दक्षिण में जलमग्न निम्न भूमियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम टाल, तालाब या ताल कहते हैं। टाल क्षेत्र पटना से भागलपुर, याद रखिएगा, पटना से भागलपुर तक 25 किलोमीटर की चौड़ाई में क्रमिक रूप से फैले हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्नवत हैं, जैसे मोकामा टाल, बड़हरिया ताल, मोर ताल, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। मोकामा में आप जानते हैं, जो मोकामा की जब हम बात करते हैं तो किऊल हरोहर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा
ताल क्षेत्र पाया जाता है। याद रखिएगा, मोकामा में जो किऊल हरोहर नदी घाटी है, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा ताल क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिण बिहार के मैदान को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन? सबसे पहला जो भाग देखने को मिलता है यहाँ पे, वो आपका आता है सोन गंगा दोआब। पहला कौन सा देखने को मिलता है? पहला आता है सोन गंगा दोआब। दूसरा जो देखने को मिलता है, या इसी को हम भोजपुर का मैदान भी कहते हैं, दूसरा जो देखने को मिलता है वो है मगध का मैदान, ठीक है। और तीसरा जो देखने को मिलता है अंग का मैदान, और इसके बाद, या इसी को आप कह लीजिए अंग के मैदान को ही हम बोलते हैं, अंग के मैदान को, तीसरा कौन सा है? अंग का मैदान। और इसी को, अंग के मैदान को आप कह सकते हो कि इसका विस्तार किऊल से लेकर के राजमहल तक की पहाड़ियों के बीच देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आप जानते हैं अगला जो वर्गीकरण आता है वो आता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये आपका है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, और इस पठारी प्रदेश के विस्तार की बात करें यदि, तो पश्चिम में कैमूर, इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में कैमूर से लेकर के मुंगेर, बांका जिलों तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड भी है और कठोर चट्टानों से निर्मित है, जिनमें बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले आते हैं, ठीक है। और कैमूर के दक्षिणी भाग तक ये फैला हुआ है। अब ये जो दक्षिण का संकीर्ण पठार है, यहीं पे आप देख रहे होंगे कि इसको 2 भागों में, संकीर्ण पठारी जो क्षेत्र है इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला कैमूर और दूसरा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, जब हम कैमूर के पठार की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि दक्षिण भाग तक ये फैला है और इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दक्षिण का जो संकीर्ण पठारी क्षेत्र है वो कैमूर के पठार और खड़गपुर की पठार जो पहाड़ी है उसमें विभाजित किया जाता है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम कैमूर के पठार की बात करें, कैमूर के पठार की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यह बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस मैप में एक बार इसी मैप को हम फिर से जोड़ लेते हैं। कैमूर का जो पठार है, देखो इसका जो विस्तार है ये बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलता है। विंध्यन पर्वत का एक भाग है और कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहते हैं। यह जबलपुर से प्रारंभ होकर रोहतास तक विस्तृत है। तो जबलपुर से रोहतास तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 80 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसकी सतह अपरदन के कारण ऊबड़ खाबड़ है और इसमें बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है, जिसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर देखने को मिलती है। कैमूर का पठार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। दूसरा आता है खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 510 मीटर देखने को मिलती है और ये विशेष रूप से कोडरमा के उत्तर पूर्व में स्थित है। याद रखिएगा, कोडरमा के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसका विस्तार पूर्व में यदि हम बात करें तो बांका जिला और दक्षिण में यदि हम बात करें तो जमुई जिला तक देखने को मिलता है। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है और इसमें विशेष प्रकार के खनिज जैसे अभ्रक आपके हो गए, आपका बॉक्साइट हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और इसमें जो आपसे पूछा जाता है, भौगोलिक क्षेत्र पूछे जाते हैं आपसे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र बिहार के अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, भौतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदान, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। लेकिन यदि प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता की बात करें, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकरूपता की बात करें तो इसके आधार पे एक नाम आता है प्रोफेसर राम प्रवेश और दूसरा एक नाम आता है प्रोफेसर इनायत अहमद। इनायत अहमद, इनकी जब हम बात कर लेते हैं तो इनके आधार पे बिहार को 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितने?
10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन कौन से 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं इसमें? तो इसमें जो नए हैं यदि मैं बात करूं, देख लेते हैं 10 हैं कौन कौन। तो ये 10 हैं, पहला सोन क्यूल दोआब, सोन क्यूल दोआब। दूसरा है तराई प्रदेश। तीसरा आपका है कैमूर पठार। चौथा आपका है गंडक कोसी। पांचवा आपका है कर्मनासा सोन। छठवां आपका है पूर्व मध्य बिहार का मैदान, पूर्व मध्य बिहार का मैदान। सातवां है गंगा दियरा क्षेत्र। आठवां आपका आता है अभ्रक प्रदेश। और नौवां आपका आता है गंडक घाघरा दोआब। 10वां आपका आता है घाघरा गंडक दोआब, हो गया आपका कोसी महानंदा दोआब। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर राम परवेग और इनायत अहमद इसको कितने भागों में बांटते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। इनसे जुड़े हुए प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, जल्द ही प्रश्नोत्तरी आपका प्रारंभ हो रहा है, वहाँ पे इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।